की जड़ तक नहीं जा रहे हो, लेकिन जिन परेशानियों के साथ सफर कर रहे हो उसके वजह की तो तलाश करो। आज भारत की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या शासन प्रशासन नौकरियों में हर दूसरा आदमी ओबीसी है? भारत में 22.5% शेड्यूल कास्ट की आबादी है। क्या 22.5% SC ST के लोग सर्विसेज में आए? संविधान का प्रत्येक आर्टिकल आपके फेवर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, चाहे आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, चाहे संविधान की का आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16(4) राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देय होगा। लेकिन 75 साल में मनुवादी पार्टियां ही देश के सिस्टम पर काबिज रही। आज तक आपको संख्या के अनुपात में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिल पाई। आज भारत के शासन प्रशासन की इकाइयों में, जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका के अंदर आपकी भागीदारी ना होना ही भारत के इस जमहूरी मुल्क में, लोकतांत्रिक मुल्क में सबसे बड़ी समस्याओं का कारण है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान को नजरअंदाज करके आपके खिलाफ फैसले दिए जाते। पार्लियामेंट में मनुवादी पार्टियां संविधान को नजरअंदाज करके कानून बनाने का काम करती। आपने संविधान को पढ़ा, देखा, समझा? मुझे तो नहीं लगता। ये बैठे हुए हमारे साथी, क्या भारत के संविधान को आपने पढ़ा क्या? 2-3 हाथ उठे रहे। थोड़ा कठिन सवाल है। क्या देखा आपने? आपने देखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं। ये कार्यकर्ता साथी है, देख लिए होंगे। ये कार्यकर्ता साथी है। ओबीसी SC ST में खासतौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों ने तो कुछ ज्यादा देख लिया, ओबीसी के लोगों ने उससे भी कम देखा, और मुसलमानों ने तो देखा नहीं। चाहे मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल को मिलो, स्कॉलर को मिलो, सवाल करो। अभी महाराष्ट्र के, मैं विदर्भ के इलाकों में तकरीबन 40 दिन का मैंने समय लगाया। मुसलमानों के इलिटरेट आबादी में भी हमने सफर किया, कम पढ़े लिखे जो लोग थे उन एरिया में भी सफर किया, और जहां हाईली क्वालिफाइड जो लोग थे उनके बीच में भी जाने का काम किया। और सवाल करता था तो कोई सिंगल हाथ उठ के नहीं आते थे कि हमने संविधान पढ़ा है। सिंगल हाथ नहीं उठ के आते थे कि संविधान हमने देखा है। आपने संविधान देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, उसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 22 अध्याय लिखे। प्रत्येक आर्टिकल, अनुच्छेद आपके फेवर में लिखे, प्रत्येक लाइनें आपके हक में लिखी, उन लाइनों में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक शब्द आपके हक में लिखे। लेकिन 75 साल से मेरा सवाल है, ये मनुवादी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी ही हुकूमत में रही, आज 400 से अधिक अमेंडमेंट कर दिए, संशोधन कर दिए, तब्दीली कर दिए। ये जो 400 से अधिक अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, तब्दीली किए गए, इन संशोधनों से क्या आपके अधिकार बढ़े या जो थे खत्म कर लिए गए? जब आपके अधिकार 75 साल से इन मनुवादियों ने और मनुवादी पार्टियों ने खत्म करने का काम किया, फिर उनका दामन और उनको सर पे उठाकर आप ढोने का काम क्यों कर रहे हो भाई? उसे मैले की तरह उठाकर फेंक क्यों नहीं देते अपने सरों से, जो आपके सर पर बैठकर आपके मुस्तकबिल को और आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रही। शायद आपको याद होगा, इस देश में, भारत में धर्म के आधार पे 2 राजनीतिक पार्टियां 75 साल से जिंदा है। हिंदू मुसलमान की थ्योरी में 3.5% मनुवादियों की 2 पार्टियां 75 साल से जिंदा है, वो कांग्रेस है, बीजेपी। दोनों को ऑक्सीजन धर्म के नाम पे मिलता।
जब हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात होता तो सारा मुसलमान कांग्रेस के अकाउंट में कि सेकुलर है ये मानकर जमा हो जाता। लेकिन हमें मुसलमानों के जो इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर है, उनके सोचने समझने और तजजिया करने के नजरिए पे कभी कभी मुझे डाउट होता है। चलो मान लो दुनियावी नजरिए को सामने रखकर आप हालात का तजजिया नहीं कर पा रहे हैं, अगर दीनी नजरिया को भी सामने रखते और इस हालात का तजजिया करते तो शायद आज 21वीं सदी के भारत में जुल्म और नाइंसाफी के शिकार नहीं होते। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन हो, एक बार किसी बिल से डसा गया, सही मायने में मोमिन है, दोबारा उसी बिल से नहीं डसा जाएगा। ये कैसे मोमिन है 75 साल से एक ही बिल से डसे जा रहे हैं? तो कभी कभी मुझे डाउट हो जा रहा है, डसे जा रहे हैं कि इनको कोई पकड़ कर ले जाकर डसवाने का काम कर रहा है। कभी कभी शक होता है कि ये खुद ब खुद डसे जा रहे हैं कि इनको कुछ लोग पकड़कर जो निजी मफाद के लिए, निजी फायदे के लिए आस्तीन का सांप बनकर शकल मुसलमान जैसी लेकिन हरकत मुनाफिकों जैसी, ऐसे कुछ लोग गद्दारी करके 75 साल से तुम्हें डसवाने का काम कर रहे हैं। इस बात की तजजिया कौन करेगा भाई? अगर तुम्हारा दीनी नजरिया भी दुरुस्त होता तो मेरा सवाल है एक मोमिन के लिए, सिर्फ भारत के मोमिन की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के मोमिन की बात कर रहा हूं, उसके पांव काट दिए जाए, हाथ काट दिए जाए, जुबा काट दिए जाए, ये बात मंजूर है। हक से महरूम कर दिया जाए, ये भी बात मंजूर है। लेकिन मसाजिदों पर आ चाहे, दीने इस्लाम पर आ चाहे, ये बात किसी मोमिन के लिए बर्दाश्त है क्या भाई? नहीं हो सकती। जब ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती तो बाबरी मस्जिद में जिन्होंने ताले डलवाए उन्हें आज तक कैसे बर्दाश्त कर रहे हो भाई? कौन सा नजरिया है आपका? जिन्होंने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई उन्हें आज तक कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? जिसका प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, जाके शिलान्यास करके आया। अरे 22 जनवरी 2024 का अखबार उठा के पढ़ लेना, मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस का, उसका बयान पढ़ लेना। कहा तेरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जाके शिलान्यास कर रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी जाकर पहले ही रामलला का शिलान्यास करके आया। कौन सा नजरिया है तुम्हारा कांग्रेस का तायद करने का, साथ देने का? आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट से कन्वर्टेड मुसलमानों को भी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस था। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर था देश का, उसने संशोधन करके आर्टिकल 341 की धारा 3 जोड़ी और शेड्यूल कास्ट से कन्वर्टेड जो मुस्लिम आए उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस समाप्त करने का काम किया। किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने किया। दूर की बात छोड़ दो, तमाम 57 साल तक रूलिंग पार्टी रही कांग्रेस। तुम सच्चर कमीशन की बात करते हो सिर्फ, लेकिन सच्चर कमीशन के पहले गोपाल सिंह पैनल की 1983 की आई रिपोर्ट को क्यों नहीं मुताला करते? सच्चर कमीशन के बाद 2006 के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की आई रिपोर्ट का मुताला क्यों नहीं करते? 2013 में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कमीशन की आई रिपोर्ट का मुताला क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट किसकी? कांग्रेस की थी। रिपोर्ट कमीशन किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए और बताया कि मुसलमानों की हालात SC ST से भी बदतर है नौकरियों में। तो तुम्हें नुमाइंदगी सच्चर कमीशन की सिफारिशों को, गोपाल सिंह पैनल की सिफारिशों को, मिश्रा कमीशन की सिफारिशों को, अमिताभ कुंडू कमीशन की सिफारिशों को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये सवाल है। नहीं किया तो आप उनका क्यों तायद कर रहे हो? यह भी मेरा सवाल है। 29 जनवरी 2008 को मालेगांव में सिलसिलेवार बम धमाके किए, शब बारात का रोज था और उस बम धमाके के बाद बेगुनाह मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया गया। मैं सैल्यूट करता हूं ATS के जब चीफ बने IPS हेमंत करकरे, IPS हेमंत करकरे साहब ने साफ साफ तफ्तीश की, जांच की और पहली बार भारत के तारीख में असल टेररिस्ट पकड़े गए। कर्नल प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे, सुधाकर उपाध्याय पकड़े। केंद्र में सरकार किसकी? कांग्रेस की। स्टेट में सरकार किसकी? कांग्रेस की। और ATS के चीफ IPS हेमंत करकरे ने उनके साथ
जो लैपटॉप बरामद किया, जो दस्तावेज बरामद किया, वो दस्तावेज देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले थे। उस आधार पे अभिनव भारत, सनातन प्रभात और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पे बैन लगाया जा सकता था। कांग्रेस ने क्यों नहीं बैन लगाया? 2004 से 14 तक गवर्नमेंट किसकी थी? घटना घटी 2008 में। घटना का खुलासा भी जब हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट। पर्याप्त दस्तावेज और सबूत एटीएस के चीफ इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें साजिश करके रास्ते से हटाया गया। और उस साजिश के बारे में गहराई से जानना है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर को, तो महाराष्ट्र के फार्मर आईजी एस ए मुशर्रफ साहब की लिखी किताब हु किल्ड आईपीएस हेमंत करकरे, आईपीएस हेमंत करकरे के हत्यारे कौन है, पढ़ो। दस्तावेजी सबूतों के साथ उन्होंने एक किताब लिखी, अमेजन पे उपलब्ध है। अगर उस किताब में रॉन्ग बातें लिखी गई होती तो क्या आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग छोड़ते क्या? क्यों नहीं बैन किया? अगर कांग्रेस के लोगों ने इस तरह के वारदात में शामिल लोग जो थे, मनुवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग, अगर उन पर पाबंदी लगाते, 21वीं सदी के भारत में आपके बच्चों की मॉब लिंचिंग करने से पहले आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे 1000 बार सोचते। अगर उन टेररिस्ट लोगों को अगर फांसी पर चढ़ाया होता उस दौर में, तो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचते। तो कौन सा नजरिया है? न दीनी नजरिया, न दुनियावी नजरिया है। एक नजरिया जो भारत के मुसलमानों को लीड कर रहा है, एक अकलियत का तबका है जो आरएसएस और कांग्रेस का 3.5% यूरेशियन मनुवादियों के तंजीमों का वो गुलाम बनकर काम कर रहा है और निजी मफाद के लिए काम कर रहा है। इसीलिए इस हालात को देखकर मौजूदा दौर में एक शायर है, मंजर भोपाली साहब, 2 लाइनें कहा करते कि बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। आज भारत के जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, दरिंदे और शिकारियों के बीच में फंस गए। दरिंदा यानी कांग्रेस, शिकारी यानी बीजेपी। ये दरिंदे और शिकारियों के बीच में फंस गए। तो इस हालात से निकलने के लिए, और जो कायद है, कायद के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को यह बात समझना चाहिए। कायद वह होता है जो जाहिर पोशीदा इल्म रखता हो, हर हालात का सही तरीके से तजजिया करके सही रास्ता निकालकर उस पर चलने की खुद कोशिश करता है और आवाम को भी चलने के लिए तैयार करता है। कायद वह होता है जो जालिम कौन है, मजलूम कौन है, इस बात का इल्म रखता हो। कायद वह होता है आने वाले खतरात से खुद को आगाह करता है और आवाम को भी आने वाले खतरात से आगाह करने का काम करता है। लेकिन हम आप जिस कायद के पीछे हमारा समाज खड़ा है, आज उन्हें आने वाले खतरात से, खतरों से यानी आगाह, खबरदार करने का काम नहीं करता। अगर करता होता तो 75 साल से हमारे लोग इन मनुवादी पार्टियों की गुलामी नहीं कर रहे होते। अगर ये कायद उन्हें आने वाले खतरात और उनके साथ हो रही जमींदोज साजिशों से आगाह और खबरदार करते, तो शायद आपके खिलाफ जमींदोज करने वाली साजिशें नहीं होती। और ये साजिशें करने वाले लोग 1000 बार सोचते। तो इस बात को हम तमाम साथियों को गौर करने की जरूरत है। और आज मैं सैल्यूट करता हूं मान्यवर वामन मेश्राम साहब को, इसलिए मैं कहा करता हूं कि you can fool some people for some time, you can fool some people for some time, you cannot fool all the people for all the time। कुछ लोगों को तुम मूर्ख बना सकते हो, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुलाम नहीं बना सकते, जब तक बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के सिपाही और क्रांतिकारी और जाबाज साथी जिंदा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। ये बैठे हुए जिंदा चिराग है जो विपरीत हवाओं में भी
इस देश को बचाने के लिए और मनुवादी व्यवस्था समाप्त करने के लिए अपना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, साधन संसाधन लगाकर आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और एक बेहतर भारत बनाने के लिए लगातार सफर कर रहे हैं। और भारत से हमेशा के लिए जुल्म और नाइंसाफी और गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें गर्व है, हमें फक्र है ये जिंदा चरागों पर। इसलिए मैं कहा करता हूं, वसीम बरेलवी साहब दो लाइनें कहते कि गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चे गुवेरा एक क्रांतिकारी है, दार्शनिक है। वो कहा करते हैं कि कुछ लोग इस खौफ से जंगे मैदान में नहीं उतरे कहीं हमें मौत ना आ जाए। वो आगे कहते हैं कि कब्रिस्तानों में हमने ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है जो इस खौफ से जंगे मैदान में नहीं उतरे कहीं हमें मौत ना आ जाए। मौत बरहक है, वो आएगी, जन्म ही मृत्यु का कारण है। हर पैदा हुए इंसान को मौत का मजा चखना ये तय है, जन्म ही मृत्यु का कारण है। तो डरना किस बात की, डरना किस बात की। तो आज ये तहरीक जो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा की चल रही है, ये जो औरंगजेब उर्फ फरीद के साथ नाइंसाफी हुई उसे इंसाफ दिलाने के लिए, जो तबरेज अंसारी जुनैद के साथ नाइंसाफी हुई इंसाफ दिलाने के लिए इंद्र कुमार मेघवाल और तमाम ओबीसी SC ST के और हाथरस में आप जो वाल्मीकि समाज की मनीषा के साथ जो दरिंदगी की, ये तमाम मां बहनों के इंसाफ की लड़ाई आज वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं अपील करता हूं कार्यकर्ताओं को कि आप चलो गांव की ओर। जो मकसद है 6.5 लाख गांव तक ये मिशन, इस मिशन की विचारधारा अगर हम ओबीसी SC ST के लोगों के दिमाग तक पहुंचा दें, दिलों तक पहुंचा दें, उसी दिन मनुवादी व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए चौधरी विकास पटेल साहब कहा करते हैं कि जैसे सबका मालिक एक है तो सबका दुश्मन भी एक है, और वो है R1। तो साथियों, जैसे सबका मालिक एक है तो सबका दुश्मन भी वो 3.5% R1 A1 देने वाला है। ये पहचान 6.5 लाख गांवों में रहने वाले मूल निवासियों को जिस दिन हो जाएगी, उस दिन भारत में जुल्म और नाइंसाफी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपने मुझे समय दिया, मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुनि। धन्यवाद सर। हेलो, धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूं जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो उनका समाज के लिए समर्पित ना हो। मैं चौधरी साहब को बुलाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो मंडल की यूनिट है वो साहब को फंड भेंट करे। और एक और जरूरी जानकारी देना चाह रहा हूं कि हमारे इगलास क्षेत्र के चंद्रपाल प्रजापति जी थे, जो आज हमारे बीच नहीं है। 6 अक्टूबर 2022 को वो नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पर घेराव के लिए गए थे। लंबी बीमारी के कारण वो हमारे बीच नहीं है। उनके पुत्र हैं मंकू, वो जहां भी हो, चौधरी साहब को 500 रुपये भेंट करना चाहते हैं। आपका स्वागत है। साथियों, हमारे बीच में एक नन्ही सी बच्ची जन आंदोलन निर्माण निधि के रूप में जो उसने अपनी गुल्लक
अच्छा सा फोटो आना चाहिए। सब खड़े हो जाए साहब इस बच्ची के लिए तो। 85 जय मूल निवासी, 85 जय मूल निवासी।